तो दोस्तों कैसे हो। हम लोगों ने इससे पहले जो है सेट PW से सैम्पल पेपर सेट 11 के सभी जो है सेक्शन को कवर किया है। अब ये इसमें सेक्शन ई है, ठीक है। जबकि हम अगर कहें तो इन सभी क्वेश्चन को सेक्शन ई के सभी जो क्वेश्चंस हैं इनको हमने अलग सेपरेट वीडियो पहले से ही बना दिया था। हमें पता था इसमें बच्चों को डाउट होगा तो इसलिए पहले ही बना दिया है। तो चलो इसमें भी हम देख लेते हैं, हम जैसे गिवन है हम इसको। तो देखो इतना ये जो पार्ट है मैन्युफैक्चरिंग इज एन इमर्जिंग एज एन इंटेलिजेंट पिलर, यहाँ से यहाँ तक का कोई इसमें मतलब नहीं है ना। जो रोल है यहाँ से हमें पढ़ना है ना। तो इसको भी हमने उस समय करवाया था अलग सेपरेट लेकर के, तो यहीं से हम समझाते हैं अब, ठीक है ना। बार बार लिखना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो चलो समझते हैं क्या। यहाँ से अच्छे समझना, एक ही बार में समझ में आएगा, बहुत ईजी है। एक बार अच्छे समझ लो कि समझ में आ जाएगा, 100% कह रहे हैं, ठीक है क्या। देखिए इसको हम हटा लेते हैं, ठीक है। देखिए है क्या, अ कंपनी प्रोड्यूस शूज सेल्स इट एट अ प्राइस एट इंक्रीज बाई ₹10 एवरी मंथ, ठीक है। इन द फर्स्ट कंपनी, ठीक है, इन द फर्स्ट द कंपनी सोल्ड 500 यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट एट अ प्राइस ऑफ ₹500 पर यूनिट। इसमें क्लियर है, यानी इसमें बोला यह जा रहा है कि कोई कंपनी है ना, शूज़ प्रोड्यूस करती है और उस शूज़ का प्राइस जो है ना हर महीने 10 रुपया बढ़ाती है। ये ध्यान देना है, इस शूज़ की प्राइस हर महीने 10 रुपया बढ़ाती है, हर महीने। जैसे इस महीने देखो अगर हम बात करें, पहला यूनिट जो है ना 500 में वो बेचती है, क्लियर है। पहली यूनिट यानी पहला जो है 500 रुपये में बेचती है और टोटल ये कितनी यूनिट बेचेगी, 500 यूनिट बेचेगी। यानी 500 यूनिट में समझ लो ना, 500 जोड़े बेचेगी ये, क्लियर है, ये बेचती है। अब इधर समझना अच्छे से, कहने के सेंस से। अब सीधे हम क्वेश्चन पे आते हैं इस वाले में, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं होगा। अरे भाई कहने के सेंस ये 10 रुपया बढ़ाती है हर महीने, है ना, और पहले महीने इन्होंने 500 सोल्ड किया यूनिट, क्लियर है। हाँ अरे भाई मतलब ये पहले महीने ना 500 यूनिट ये क्या करते, देखो यहाँ से, इन द फर्स्ट मंथ कंपनी सोल्ड 500, है ना, यूनिट ऑफ प्रोडक्ट एट प्राइस ऑफ 500 रुपीज़ पर यूनिट। पहले महीने ये 500 यूनिट सेल करता है और 500 रुपये की रेट से, मीन्स एक पेयर शूज़ जो है 500 रुपया। इस महीने पूरे हमारे मीन्स कनेक्शन से हम इस महीने जितने शूज़ सेल करेंगे ना, सब जो है जितने पेयर है 500 रुपये का रहेंगे, है ना। लेकिन अगले महीने हम सेल करेंगे तो 510 रुपये का एक पेयर, 510 रुपये का एक पेयर, और टोटल हम 500 यूनिट ही सेल करेंगे। तो इसका अब मतलब कुछ नहीं है, थोड़ा सा आगे समझना है इधर। व्हाट इज़ द सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इन द 10th मंथ। 10th मंथ बताओ, 10वें मंथ जो है, 10वें मंथ अब क्या प्राइस हम कह रहे हैं, देखो समझना अच्छे से। पहले मंथ शूज़ की प्राइस कितना, 10 रुपये, 500 रुपये थी। अभी हम बोला ना ये हर महीने 10 रुपये बढ़ाते जा रहे हैं। हम इस महीने अगर चाहे जितना शूज़ बेचेंगे ना, सबका प्राइस 500 रुपये के रेट से रहेगा, एक शूज़ का 500। लेकिन अगले महीने हम जितना शूज़ बेचेंगे सबका प्राइस हम 510 रुपया, 510 रुपये के रेट से लेंगे, क्लियर है। फिर तीसरे महीने में जितना बेचेंगे 520 रुपया, 520 रुपया के रेट से बेचेंगे। चौथे महीने 530 का। तो इस तरीके से इन्होंने बोला है। तो बताओ 10th मंथ में, ये 10th मंथ में शूज़ की प्राइस कितनी हो जाएगी, है ना। 10वें मंथ शूज़ की प्राइस कितनी हो जाएगी हम कह रहे, आप अपने से भी गेस कर लो। पहले मंथ में एक शूज़ की प्राइस 500, फिर अगले मंथ में 510, फिर अगले मंथ में 520। मीन्स हर महीने ये 10-10 रुपये बढ़ाते चले जा रहे हैं शूज़ की प्राइस पर, ठीक है। तो देखो ए हमारे यहाँ है और जो डिफरेंस ये बन रहा है डी इक्वल टू कितना है, 10 है। और नंबर ऑफ एन यानी 10वें महीने फाइंड आउट करना है ना, तो nth की जगह पे यानी n इक्वल टू 10। अब ये फार्मूला यूज़ कर लो, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 टू डी। तो ये एन के प्लेस पे देखो हमारा 500 हो गया, और 10 यानी 10th मंथ में फाइंड आउट करना है ना, तो 10 माइनस 1 इंटू डी। अब देखो 500 इसको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। तो कितना 9 मल्टीप्लाई 10, और यहाँ पे इक्वल टू 500 प्लस 90, और इसको सॉल्व कर लो इतना। अगर आप नहीं समझ में आया तो इसको भी ऐसे 500 प्लस 510 प्लस 520 प्लस कितने 10वें महीने तक आओगे ना, तो ये 590 रुपया ही होगा। समझ पा रहे हो, बार बार कह रहे हैं। इसमें जैसे आप कोई सामान बेचते हो, है ना, इस बार वो 10 रुपये का मिल रहा था, नहीं होता है कि फिर एक महीने बाद उसकी प्राइस बढ़ जाती है ना। इसी पेंसिल की प्राइस अगले महीने 510 रुपये की हो गई, फिर कुछ दिन बाद फिर इसकी प्राइस बढ़ गई, अगर तीसरे महीने कितने 520 की हो गई। ऐसे ये दिया है इन्होंने, क्लियर है। चलो अब आगे पढ़ते हैं। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इस वाले पार्ट को तो इसमें हमने नहीं राइट किया। इसमें मेन बच्चे इसी में कंफ्यूज हैं, इसी वाले पार्ट में। इसको अच्छे से समझ लोगे फिर अगला ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। देखो है क्या, हाउ मच मनी डिड कंपनी अर्न फ्रॉम सेलिंग द प्रोडक्ट इन 6th मंथ। बताओ 6 महीने बेचती है कंपनी प्रोडक्ट अपनी, है ना, तो कितना पैसा अर्न कर लेगी, और 500 यूनिट हर महीने बेचती है, ठीक है। तो समझना है, तो हम करेंगे क्या, अच्छे से समझना। देखो ईजी वे में इसको समझने हैं,
6 महीने में का पैसा इनको फाइंड अप करना है। तो बस एक स्टेप मेरी ध्यान रखना, हम क्या करेंगे 6 महीने का एक यूनिट की प्राइस पहले निकालेंगे। क्लियर है? ये नहीं देखो, एक मिनट पहले देखना फिर समझ में आएगा। 500 प्लस 510 प्लस 520 प्लस 530 प्लस 540, ये एक एक यूनिट हम बेच रहे हैं, एक पेयर शूज़ बेचे हैं हम, एक पेयर शूज़ बेच रहे हैं, ठीक है ना। और ये 6 महीने तक का प्राइस गया भाई। एक महीने में 500 हो रहा था ना, बढ़ रहा था, फिर अगले महीने 510, फिर अगले महीने 520, फिर अगले महीने 530, ऐसे बढ़ के जा रहा था ना। तो हम क्या करेंगे, एक महीने का एक पेयर शूज़ का हम प्राइस निकाल रहे हैं। देखो 1 यूनिट का कोई डाउट है यहाँ पे? 1 यूनिट की प्राइस जब हम निकालेंगे तो इतना आ जाएगा। क्लियर है? जो कि इतना आया है ना, कोई डाउट है? एक महीने कहने से पर महीने के रेट से 6 महीने का, सॉरी हमने 1 महीने बोल दिया। देखो पहले महीने इतना, दूसरे महीने इतना, यानी 1 यूनिट का 6 महीने का हमने प्राइस निकाल लिया, 6 मंथ का। तो ऐसे निकाला ना, देखो क्या है n/2, SN इक्वल टू यूज़ कर लेना फॉर्मूला, या फिर S, ठीक है, SN इक्वल टू n/2 2a ये हो गया, प्लस n-1 से आपका ये देखो फॉर्मूला यूज़ करके SN से ये एक महीने का मीन्स 6 महीने का 1 पेयर शूज़ का निकला। तो 6 महीने इन्होंने 500 शूज़ बेचा है ना, 500, तो इसमें आपको फिर क्या करना है, 500 का मल्टीप्लाई करना है। क्लियर है? ये पता है किसका ये पैसा है? देखो मनी अर्न बाई सिंगल यूनिट इन फर्स्ट 6 मंथ, मीन्स 6 महीने पहले महीने से लेके, देखो ये पहले महीने से लेके फर्स्ट मंथ, ये सेकेंड मंथ, ये क्या है थर्ड मंथ, ये एक एक पेयर जूते का, यानी इस तरीके से 6वें महीने तक 1 पेयर का ये प्राइस इतना हुआ। यानी क्या किए हैं, SN निकाल करके, देखो 6ठे महीने तक NAD करके SN वाला फॉर्मूला यूज़ करके हम निकालेंगे तो इतना आ गया। तो 6 महीने तक एक पेयर शूज़ की प्राइस इतना, तो 500 शूज़ की प्राइस कितना हो जाएगी, 500 यूनिट की, तो 500 का मल्टीप्लाई कर दो, हो गया। आया समझ में? तो ये इतना अमाउंट आएगा जी। क्लियर है? ये क्लियर है तो देखो नेक्स्ट भी क्लियर हो जाएगा, देखो है ना। फिर ये देखो ये राइट है, मनी अर्न बाई सिंगल यूनिट इन फर्स्ट 6 मंथ इज इक्वल टू 500, ये इतना है। अब यहाँ पे मनी है ना, मनी ऑफ, हम शॉर्ट में कर दें, मनी ऑफ 500 यूनिट इन 6 मंथ, 500 यूनिट का 6 मंथ का, ये तो 6 मंथ का केवल एक यूनिट की पैसा था, अब ये 500 यूनिट का, तो इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, इतना आ गया, ठीक है। और इसको स्टेटमेंट में राइट कर लेना है ना। अब चलो, अगर ये समझ में आया तो ऐसे अगला वाला भी ईजी है, ठीक है। देखिए अगर ये समझ में आ गया तो ये और वाला सेक्शन ये भी इजी है, वैसे ही है। अब इन्होंने पूछा है हाउ मच मनी डिड कंपनी अर्न फ्रॉम द सेलिंग, है ना, सेलिंग द प्रोडक्ट इन द 10th मंथ, और एज्यूमिंग 500 यूनिट ये सेल किए। अब इनका क्या 10th मंथ में बताओ टोटल कितना इन्होंने सेल किया, यानी 10 महीने में। तो एक बात बताओ, 6 महीने में अभी हम निकाले हैं इतना, तो 10 महीने में तो इस वाले पैसे से तो ज़्यादा ही पैसा अर्न करेगा ना। तो वही चीज़ है यहाँ पे, अब समझना। जैसे पीछे वाले में हमने किया था ना, पीछे वाले में एक महीने का पहले निकाल लेंगे, एक एक यूनिट बेच के। देखो ये हमने निकाला ना, ये फर्स्ट मंथ बेचें, ये सेकेंड मंथ बेचें, ये थर्ड मंथ बेचें, है ना। तो ये हम क्या करेंगे, टोटल 6 महीने का, 6 मंथ का 1 पेयर, 6 मंथ का, देखो 6 नहीं, जैसे 6 मंथ वाला निकाले थे वैसे, बट हम यहाँ पे क्या करेंगे 10 मंथ का, 10 मंथ का। क्लियर है? 10 मंथ का 1 पेयर शूज़ की प्राइस, 10 मंथ का 1 पेयर शूज़ की प्राइस, 10 बार बोल दें, ठीक है, अच्छे से समझना। 10 मंथ का 1 पेयर शूज़ की प्राइस निकाल लो, 1 पेयर, और फिर जितना आया ना, चूँकि वो 500 पेयर बेचे हैं, है ना, हर महीने, तो उसी में 500 का मल्टीप्लाई कर दो, देखो 500 यूनिट का कर दो, है ना। तो देखो SN का N इजकल टू इतना है, A आपका इतना है, और D इजकल टू 10। तो देखो द कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट इन 10 मंथ इजकल टू, है ना, N की जगह पे देखो n/2 डायरेक्ट, है ना, 2A प्लस n-1 इंटू D से, देखो N की जगह पे 10 यूज़ कर लेना है, 5 टू 10 है ना, 1000 हो गया, प्लस n मल्टीप्लाई 100, है ना, इंटू 1000 प्लस 90, है ना, 5 मल्टीप्लाई, यहाँ पे इसको आप सॉल्व करोगे तो इतना आएगा, और मल्टीप्लाई मीन्स ये जो आया ना 10 मंथ का 1 यूनिट की प्राइस है, ये 10 मंथ का 1 यूनिट की प्राइस है। अब निकालना है हेंस टोटल अर्निंग 10 मंथ ऑफ 5, है ना, 500 यूनिट प्रोडक्ट इजकल टू, तो 500 और मल्टीप्लाई इतना कर दो तो आ गया। क्लियर है? तो ये इतना, देखो ये जो ज़्यादा नंबर आया है ना 27, 25, 000, उस वाले से ज़्यादा आया होगा, क्योंकि उसमें 6 ही महीना का था और इसमें 3 महीने का, बस आसान है। अब ये वाला तो सब लोग कर लोगे, चलो इसको देख लेते हैं क्या है ये, ठीक है। देखो इन विच मंथ विल द सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इज़ 800 पर यूनिट। तो बताओ कौन से महीने में सेलिंग प्राइस जो है 800 पर यूनिट हो जाएगी। बहुत आसान है। जैसे कि अगर हम बात करें, देखो अच्छे से समझना, अच्छे से, जैसे देखो पहले महीने 500 रुपया हो जा रहा था, दूसरे महीने 510, तीसरे महीने 530, तो भाई कौन से महीने में 1 पेयर की प्राइस 800 रुपया हो जाएगा, कौन से महीने में?
तो बच्चों वाला काम है, कर ही लोगे। तो बस यही यूज़ करो, ये हमारा an की तरह काम करेगा, है ना, 800। ठीक है, तो करेंगे क्या, an इक्वल टू इतना, है ना, और मान लेंगे कि हमारा nth टर्म पे 800 रुपया प्राइस हो जाएगा। क्लियर है ना। तो an इक्वल टू इतना और a इक्वल टू 500 और d इक्वल टू 10। अब इसको नाउ an का फॉर्मूला यूज़ कर लो, n इक्वल टू a प्लस n माइनस d, और ये हो गया 100 और ये 500 a की जगह पे और n की जगह पे, यानी कौन सा आपको n ही तो फाइंड आउट करना है कि कौन से महीने हो जाएगा 800 रुपया एक सूज की प्राइस। तो ऐसे देखो n माइनस d इसको सॉल्व कर लेना है, करने आप जानते हो। तो देखो यहाँ से n इक्वल टू इतना एंड n इक्वल टू 31, यानी 31वें महीने में जो सूज है ना, 31वें महीने में सूज की प्राइस है कितना हो जाएगी, 800 रुपया 1 यूनिट की प्राइस हो जाएगी। क्लियर है। मे भी अब तो समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आएगा तो फिर पूछना, फिर बता देंगे। ठीक है, हमें पता है आप लोग बार मिस्टेक ये जो 10th वाले में है और 6 वाले में, इसी में किसी को नहीं समझ में आ रहा होगा, ये वाले पार्ट में ना, ये वाले पार्ट में। तो इसको आप ध्यान रखो, एक बार खुद से एज्यूम करना, एक महीने की निकालना, एक महीने कह रहे हैं 6 महीने का निकालना 1 यूनिट की प्राइस, है ना, फिर 6 महीने के 500 यूनिट की प्राइस, ऐसे ये होने वाला है। ठीक है ना, क्लियर है। चलो ठीक है, अब नेक्स्ट समझते हैं क्वेश्चन। अब हमें 37 समझना है। आप ये देखो पूरा कहानी पढ़ोगे, इसका कोई मतलब नहीं है ना। इसमें मेन बात है कि इसमें जो टूर्नामेंट खेल होता है तो इनके फादर कहते हैं कि हमारी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा बेस्ट रहेगी, जिसको हम इस फिगर के माध्यम से क्या करेंगे, कोऑर्डिनेटिव कोई गेम होता है तो बोलते हैं इस गेम का अंडरस्टैंडिंग हम अगर इस फिगर के माध्यम से इंडिकेट करते हैं, समझते हैं तो बेटर रहेगा। तो इसका कोई रोल नहीं है, जो आपका क्वेश्चन है स्टार्ट यहाँ से स्टार्ट है। ठीक है ना, जो क्वेश्चन स्टार्ट है आपका यहाँ से स्टार्ट है। तो इस क्वेश्चन को हमने कॉपी पे लिख रखा है ना, एक्चुअली हम पहले ही करवा रखे हैं तो इसको हम कराते हैं। ठीक है ना, चलो हम ये यहाँ पे ले रखा है। ठीक है, तो हम इसको हटाते हैं, अब हम इसमें बता देते हैं। ठीक है, इन्होंने पहले वाले क्वेश्चन का पार्ट बोला है, देखो एट एन इंस्टेंट द मिडफील्डर एंड द फॉरवर्ड फॉर्म अ पैरेललोग्राम। ठीक है, फाइंड द पोजीशन ऑफ द सेंट्रल मिडफील्डर डी इफ द पोजीशन ऑफ अदर प्लेयर हु फॉर्म द पैरेललोग्राम ए बी सी। कैनिक सेंस है, यहाँ पे देखना है एक आपका, यहाँ पे ये कहाँ गए, एक सेकेंड, हाँ ध्यान ये देना है। देखो ये दोनों मिड फील्डर हैं और ये दोनों फॉरवर्ड फील्डर। क्लियर है, ये दोनों मिड फील्डर, ये दोनों फॉरवर्ड फील्डर मिल करके देखो ये क्या बना रहे हैं, पैरेललोग्राम बना रहे हैं। जैसे हम बात करें ए बी सी डी, एक पैरेललोग्राम बना रहे हैं। देखो हमने इस फिगर को यहाँ से खींच रखा है, ए बी सी डी पैरेललोग्राम बना रहे हैं। क्लियर है, तो आप बताओ एक जने का हमें नहीं पता है, ये जो डी है मिड फील्डर डी की पोजीशन हमें नहीं पता है ना, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो आपको एक प्रॉपर्टी पता है, क्या पता है, इन अ पैरेललोग्राम डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट। जो डायगोनल हैं एक दूसरे को एक ही पॉइंट पे काटते हैं जी। कोई डाउट है, आपको पता है इन अ पैरेललोग्राम डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, या फिर इंटरसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट तो सुटेबल नहीं होगा, इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट, एक दूसरे को एक ही पॉइंट पे काटते हैं। मीन्स कहने का सेंस है मिड पॉइंट ऑफ ए सी इजकल टू मिड पॉइंट ऑफ बी डी, बराबर होगा ना। मैंने फिर से समझो, ए सी का मिड पॉइंट इजकल टू बी डी का मिड पॉइंट, ए सी का मिड पॉइंट इजकल टू बी डी का मिड पॉइंट, ए सी का मिड पॉइंट इजकल टू बी सी का मिड पॉइंट, वही हमने किया है, मिड पॉइंट ऑफ ए सी इजकल टू मिड पॉइंट ऑफ बी सी। ठीक है, तो इसमें हमने ए सी को लिया है, तो देखो इसमें x1 y1, इसमें x2 y2, इसको ऐसे कर लेना है। ठीक है, क्लियर है। तो आप देखो x1 प्लस x2 अपन 2 प्लस y1 प्लस y1 अपन 2, ये मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है जब 2 पॉइंट के मिड का निकालते हैं पॉइंट। तो ठीक है, और अब इसके लिए मिड पॉइंट के लिए क्या, सेम वही काम, x1 प्लस x2 अपन 2 इजकल टू y1 प्लस y2 अपन 2। हमने इसके लिए काम किया, पहले इसके लिए काम किया, तो x1 की वैल्यू देखो 1 हो गया, और यहाँ पे y1 की वैल्यू देखो x1 की वैल्यू 1 हो गया, y1 की वैल्यू 6 हो गया। और इसके लिए अब देखो इसी में y1 की वैल्यू 1 हो गया और y2 की वैल्यू कितना हो गया, 6 हो गया। क्लियर है, फिर इसको सॉल्व कर लिए तो इतना आया। अब बात रही ये मिड पॉइंट BD की, मिड पॉइंट ये BD के लिए, तो अभी देखो इस x1 इसको लिया है ना, तो ये फॉर्मूला लिख लेना है। फॉर्मूला हमने x1 इसमें लिया तो ये आपका 4 हो गया। ठीक है, x2 की बात करें इसमें, तो आपका x2 के प्लेस पे हमें तो यही फाइंड अप करना है, तो हमने x रख लेना है। फिर अब इसमें बात करें y1 के प्लेस पर, तो y1 के प्लेस पर 3 रख लेना है, और y2 के प्लेस पे तो यही फाइंड अप करना है, तो y रख लेंगे। ठीक है, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, इतना आएगा। चूँकि दोनों इक्वल हैं तो हम जैसे बोल देते हैं ना, RHS इक्वल है तो LHS भी इक्वल होना पड़ेगा, RHS इक्वल है तो LHS इक्वल होना पड़ेगा। तो अगर बात करें ये भाई साहब x एक्सिस x और अवशेषा हैं, तो ये अवशेषा इक्वल होना पड़ेगा। क्लियर है भाई, दोनों बराबर हैं तो ये अवशेषा इसके इक्वल है और ये ऑर्डिनेट इसके इक्वल है।
क्लियर है। सेम हमने काम यही कर दिया, यानी नाउ कंपेयरिंग बोथ साइड, इसको इससे कंपेरिजन। तो देखो इनका कंपेरिजन हम इनसे करा दिए तो मीन्स दोनों बराबर है ना, दोनों बराबर, ये जो है इसके बराबर है, हमने इक्वल कर दिया। साइड शॉर्टली हम थोड़ा इसको डिवाइड किए, ये इससे डिवाइड कर दिए, तो फाइनली आपका 4 + x = 7 आया। तो x = आपका 3, यानी एब्सेसा हमारा 3 आ गया। क्लियर है। अब सेम देखो ये जो है इसके इक्वल होगा, ये जो है इसके इक्वल होगा। तो 3 + y/2 = 8/2, ये इससे कैंसिल आउट हो गया। तो देखो फाइनली हमारा आया क्या, 3 + y = 8, यानी y = 8 - 3, y = 5। तो कोऑर्डिनेट देखो d हमारा फाइनली क्या आ गया, 3,5। हमारा ये d क्या आ गया जी, d हमारा आ गया 3,5, जो कि यही आपसे पूछा गया था। मे बी क्लियर होगा ये तो, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसका समझते हैं क्या है। इसी क्वेश्चन का सेकेंड क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। चेक करो, ध्यान रखना, चेक यानी चेक इफ़, आप लोग बुक से देख लेना, चेक इफ़, या फिर हमने राइट भी किया है, ठीक है। चेक इफ़ द गोलकीपर G एंड स्वीपर H एंड विंग्स बैक K, है ना, के फॉल ऑन सेम लाइन, मीन सेम लाइन में आते हैं। कहने के सेंस है ये जो लाइन देखो, ये GH K, ये तो देखो लाइन हमने क्या किया, ये है ना, ये क्या सेम लाइन है। सेम लाइन कहने के सेंस है एक ही लाइन पे आते हैं, जिसको हमने ऐसे खींच करके ले लिया दूसरे जगह, जैसे है वैसे खींचा है हमने, जैसे है वैसे खींचा है। कि बताओ ये सेम लाइन पे है क्या, सेम लाइन की प्रॉपर्टी क्या होती है, एक ही लाइन पे अगर आते हैं। तो अगर हम बात करें एक ही लाइन पे आने के लिए, तो यानी GH + HK, यानी इनके GH, देखो GH के बीच का डिस्टेंस प्लस HK के बीच का डिस्टेंस = बराबर होना चाहिए क्या, GK के बीच का डिस्टेंस। क्लियर है। तो वही हमने काम किया, डिस्टेंस फार्मूला यूज कर लेना है। मीन्स हमने राइट किया है, इफ़ डिस्टेंस यानी GH + HK = डिस्टेंस ऑफ क्या, GK, अगर इक्वल है तो बोल देंगे कि हाँ ये सब एक ही लाइन पे आते हैं, ये सभी जो पॉइंट हैं एक ही लाइन पे आते हैं। क्लियर है ना मेरी बात, ये समझना है तो लो। यानी पहले इसके बीच की डिस्टेंस निकालने के लिए 2 पॉइंट दिया है ना, 2 पॉइंट दिया है, 2 पॉइंट देखो इसके बीच की डिस्टेंस निकाल लेते हो तो यूज करते हैं ना डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या यूज करते हैं, हमने डायरेक्ट राइट कर दिया है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 हमने इसमें से लिया है, y1 इसमें हम देखो इसमें x1 y1 हमने लिया है, इसमें क्या x2 y2 लिया है। तो इसमें से देखो x2, ये x2 क्लियर है, इसमें x2 हमने ले लिया है, इसमें y2। तो ये आप फॉर्मूला यूज़ करने जानते हो, डायरेक्ट कर लोगे। तो देखो x2 हमने इसमें लिया है, पहले इसकी बात की है, x2 इतना है ना, x2 - x1, ये देखो 0 का होल स्क्वायर प्लस ये y2 इसको लिया है, तो 5 - ये 3 का होल स्क्वायर। क्लियर है। अब प्लस ये इसको, यानी इनके बीच का डिस्टेंस हम बात करें यहाँ से HK के बीच का डिस्टेंस, ठीक है। तो हमने इसमें से हमने 2 वाला पार्ट लिया, यानी x2 x1, और इसमें से हमने क्या लिया, x2 y2 इसमें से ले लिया, ठीक है। और इसमें से हमने ले लिया क्या, x1 y1, ठीक है, x1 y1 लिया। तो देखो सेम वही काम, 0 - ये 3 है, 0 - 3 का होल स्क्वायर, और इसमें 3 - 1 का स्क्वायर, मीन्स y2 - y1। क्लियर है। तो इतना सिमिलरली अब इसके बाद = हम एक ही बार में कर दिए कि आप टाइम नहीं लगेगा, ऐसे ही कर लेना कि फटाफट नहीं बनी, बहुत टाइम लगेगा। यानी इससे और इसके बीच का डिस्टेंस, G से K के बीच का डिस्टेंस, देखो G से K के बीच का डिस्टेंस वैसे ही निकालते हैं फॉर्मूला यूज़ करके, है ना, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस d2 - d1 का होल स्क्वायर से। क्लियर है। अब इसको सॉल्व कर लेना है फर्दर, जैसे ही इसको बोलोगे तो -3 आया, -3 का होल स्क्वायर, और इसमें सॉल्व करोगे 2 आया, तो 3 का होल स्क्वायर 9, 2 का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर करोगे 4, इसको फर्दर करोगे तो √3, इसको भी सेम वैसे ही करोगे 4, है ना, तो √3। क्लियर है। अब देखो √3 जैसे कि बोलते हैं एक पेंसिल तो 2 पेंसिल, तो ऐसे √3 तो 2√3। क्लियर है। ऐसे आ गए हम इस वाले पार्ट में, -3 और -3 6 हो गया, 6 का स्क्वायर 36, और इसमें से 4 5 - 4 तो 4 हो गया, 4 का स्क्वायर 16, इन दोनों का ऐड करोगे 52, इसका फैक्टर करोगे 13 √4। तो ये स्क्वायर है कि स्क्वायर रूट है किसका, 2 का, तो 2 बाहर हो गया, 2√13। देखो LHS और RHS इक्वल है, हाँ। तो हम बोलेंगे जितने भी पॉइंट है ना सब स्ट्रेट लाइन पे लाई करते हैं, ये जितने भी पॉइंट है ना सीधी लाइन है, यानी स्ट्रेट लाइन पे लाई करते हैं। क्लियर है, मीन्स ये जो है स्ट्रेट लाइन पे। अब इसको आपको स्टेटमेंट में लिख लेना है ऐसे, है ना, स्टेटमेंट में लिख लेना है, दियर बोथ साइड आर इक्वल, है ना, हेंस लाइन GHK आर और या फिर GK, है ना, इज स्ट्रेट लाइन कनेक्शन से GHK बोल सकते हो, ये पूरा लाइन को GHK बोल सकते हो, या फिर बोल सकते हो GK इज अ स्ट्रेट लाइन। क्लियर है। अब इसका हम और सेक्शन वाला समझते हैं क्या है। अब इनका और वाला सेक्शन आप बुक में क्वेश्चन देख सकते हो, अदरवाइज देखो हमने क्वेश्चन यहाँ पे भी राइट किया है ना, यहाँ पे भी राइट किया। यानी और वाला सेक्शन क्या है, चेक इफ़ फुल बैक यानी J एंड सेंटर बैक I, ठीक है,
I are equidistant from the forward back C यानी 0,1 एंड इफ C इज द मिड पॉइंट ऑफ IJ, है ना। ये वर्ड वेरी इंपॉर्टेंट है, ये वर्ड वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आते हैं यहाँ पे, पहली बात समझते हैं। ये देखो, ये कौन है, फुल बैक जे हैं और ये कौन है, सेंटर बैक आई हैं। तो यानी यहाँ से लेकर के ये जो दिए फॉरवर्ड बैक, यानी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, बताओ कि क्या है, सेम है। बताओ कि क्या है, इक्वी डिस्टेंस पर, यानी इक्वी डिस्टेंस कहने का सेंस है इक्वल डिस्टेंस में। मीन्स जे यहाँ पे देखो फिगर को हमने ऐसे खींच लिया है, ठीक है ना। ये वाले फिगर को ऐसे ही हमने यहाँ पे देखो खींच लिया है, यानी JC इजकल टू IC बताना है, JC इजकल टू IC बताना है। देखो JC इजकल टू IC बता देंगे तो हम बोलेंगे कि हाँ ये इक्वी डिस्टेंस पर है। क्लियर है, मीन्स यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जितना है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस इतना है। मे भी क्लियर होगा। आते हैं फॉर इक्वी डिस्टेंस के लिए वही यूज करना है, डिस्टेंस ऑफ JC इजकल टू डिस्टेंस ऑफ IC, डिस्टेंस ऑफ JC इजकल टू डिस्टेंस ऑफ IC। में भी क्लियर होगा यहाँ पे, ठीक है। अब आ जाओ, डिस्टेंस फार्मूला यूज कर दो, वही चीज़, यानी इसमें क्या x2, हम इसमें x2 y2 ले लिया और इसमें x1 y1। तो देखो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1। तो x2 हमने ये लिया, इसमें से हमने x2 लिया, इसमें से x2 लिया, इसमें से x2, ठीक है। तो देखो ये क्या हुआ, किसी भी ले सकते हो, 0 में से 5 गया, यानी x2 ये है और ये y1 x1, ठीक है। 0 माइनस 5 का होल स्क्वायर और ये देखो 1 हुआ, और माइनस फार्मूले का होता है तो -3 प्लस हो गया होल स्क्वायर। और सेम इसमें अगर बात करते हैं तो वही काम करना है, इसी में हम x1 y1 लिए हैं। तो 0 माइनस, ये देखो माइनस फॉर्मूले का होता है इसमें, और माइनस ये है प्लस होल स्क्वायर, और यहाँ से हम बात किए तो 1 है ना, और -6 का होल स्क्वायर। क्लियर है। अब इसको फर्दर सॉल्व कर लो, 25 होता है, 5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है, और इसका स्क्वायर कितना होता है, देखो 16 होता है, इसका स्क्वायर 25 होता है। इसको सॉल्व कर लो 41, इसको सॉल्व कर लो 41। क्लियर होगा, है ना। अब देखो दोनों इक्वल है, ओह भाई साहब ये दोनों ही इक्वल डिस्टेंस पे हैं, ये भी 41 है और ये भी कितना हो गया 41। तो हम बोल सकते हैं कि दोनों क्या हैं, इक्वी डिस्टेंस पर हैं, इक्वी डिस्टेंस पे। यहाँ तक तो बात क्लियर होगा, लेकिन इस क्वेश्चन में इन्होंने एक और पूछा है, अगर ये हैं और इसके साथ ही देखो एक कंडीशन इन्होंने दे रखा है, क्या, इफ़ C इज द, ध्यान रखना, इफ़ C इज द मिड पॉइंट ऑफ IJ, C जो है मिड पॉइंट है IJ का, है ना। तो बताओ ये, हाँ ठीक है, इन्होंने बोला है। तो फिर इसके लिए एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट है, हाँ इतना तो काम हो गया। अब स्टेटमेंट में इसको राइट कर देना है ना, हेंस फॉरवर्ड C इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम फुल बैक J एंड सेंटर बैक I, इसको आपको राइट कर देना, ठीक है। अब इन्होंने ये जो नेक्स्ट पार्ट ये पूछ रखा है ना, इफ़, क्या, इसको चेक करो ना जी, कि ये चेक करो। इन्होंने बोला है ये जो मिड पॉइंट है, क्या हमने बोल दिया, जैसे हम बोलते हैं ना, ये लाइन ये जैसे हो गया क्या I, और ये क्या हो गया J। अब ये जैसे यहाँ पे C कर दिए, तो देखो डिस्टेंस तो इसके बीच का और इसके बीच का एक ही आ रहा है ना। तो बताओ ये क्या C मिड पॉइंट पे आएगा क्या, नहीं, मिड पॉइंट पे हम कैसे बोल सकते हैं। देखो इक्वी डिस्टेंस का बात और मिड पॉइंट की बात अलग अलग हो सकती है, इक्वी है ना, उसके लिए कंडीशन होता है, अभी हम लोग आगे देखेंगे। तो चलो, तो इसके लिए मिड पॉइंट निकाल लेते हैं, कोई बात नहीं, इनके दोनों का मिड पॉइंट निकाल लो। जैसे अगर हम बोले I यहाँ पर है और J यहाँ पे है, हमने ऐसे राइट कर लिया, ये I है और ये J, इनके बीच, यानी I का कोऑर्डिनेट आपका, देखो ये I हमने ये लिया, I का कोऑर्डिनेट -4,6 है और J का कोऑर्डिनेट आपका कितना है, देखो 5,-3। तो इसका मिड पॉइंट आप लोग निकालते हो ना, है ना, वही फॉर्मूला ऐसे यूज कर दो क्या। तो देखो मिड पॉइंट क्या होता है, x1 + x2/2 y1 + y2/2। x1 की वैल्यू देखो हमने इसमें से लिया 5 और ये -4, क्योंकि प्लस है तो माइनस हो गया अपान में 2, इसको ले लेना है, इसको, यानी ठीक है ना। तो अब यहाँ से ये y1 -3 है, y2 प्लस का 6 है अपान 2। अरे भाई फॉर्मूला आपको पता होगा, कितनी बार हम राइट करेंगे, x1 + x2/2 y1 + y2/2, ये मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है। इसमें चिपका करके वैल्यू रख लो, हो जाएगा। क्लियर है, इसमें वैल्यू बस पुटअप कर लो, बस हो जाएगा। अब देखो इसको सॉल्व कर लोगे तो देखो 1,3 आया जी, 1,2 एंड 3,2 आया। क्लियर है मेरी बात, ये बात क्लियर है, हाँ। इन्होंने बोला है और ये बोल रहे हैं कि नहीं, हमारी मिड पॉइंट कितना रहनी चाहिए, 0,1। ये बोल रहे हैं कि जो C की मिड पॉइंट है ना जी, कितना है, 0,1 है। भाई हो ही कहाँ सकता, हमने तो अभी निकाला इसकी मिड पॉइंट इतना, और ये बोल रहे हैं मिड पॉइंट इतना है, तो गलती है ना। तो मीन्स इक्वी डिस्टेंस कंडीशन में मिड पॉइंट इक्वल नहीं बनते हैं, मेरी बात समझना, ठीक है।
कभी नहीं बन सकते हैं, हमेशा कभी बन भी सकते हैं, कभी नहीं भी बन सकते हैं। तो देखो फिर से समझना, ये बोले कि नहीं 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 सी पॉइंट मिड पॉइंट इतना है और हमने निकाला इतना, तो मीन्स क्या है, फॉल्स है। तो होगा क्या, मीन्स ये जो है इक्वी मिड पॉइंट नहीं है, ये जो सी जो है आई और जे का मिड पॉइंट नहीं है। देयरफॉर आई जे इज नॉट इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ सी, आई जे यानी आई और जे इज नॉट इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ सी, हैंस सी इज नॉट अ मिड पॉइंट ऑफ आई जे। क्लियर है ना, तो ये भी डाउट क्लियर होगा। और के बाद इसी क्वेश्चन का एक और पार्ट है जो कि थर्ड है, इसको समझते हैं, ये बहुत मज़ेदार है। सभी बच्चों को इसी में कन्फ्यूजन होने वाला है, सभी बच्चों को इसी में कन्फ्यूजन होता है ना, कि भाई वहाँ तो मिड पॉइंट दिखा दिए, यहाँ मिड पॉइंट से डायरेक्ट फॉर्मूला यूज। हाँ तो देखो कहना क्या है यहाँ पे, अच्छे से समझना है क्या, इफ़ द डिफेंसिव मिडफील्डर ए है ना एंड अटैकिंग मिडफील्डर बी एंड स्ट्राइकर ए है ना ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन, इन्होंने बोला है कि अगर ये सेम स्ट्रेट लाइन में है ना, सेम स्ट्रेट लाइन, ठीक है, स्ट्रेट लाइन बी, ठीक है, इज लाई इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी, फाइंड द पोजीशन ऑफ ई। मीन्स ये कह रहे हैं, इन्होंने बोल दिया ये जो ए और बी सी हैं एक ही स्ट्रेट लाइन पर हैं, एक ही स्ट्रेट लाइन पे हैं। क्लियर है, एक ही स्ट्रेट लाइन पे है और देखो तीनों का कोऑर्डिनेट हमें पता है, तो हमने इसको खींच के बाहर कर लिया। जब ये कंडीशन है कि तीनों स्ट्रेट लाइन देखो एक ही लाइन पे लाई करे, और क्लियर है जब तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे लाई करे, आरे समझे, और स्ट्रेट लाइन वर्ड बोले, तो मीन्स इस कंडीशन, मेरी बात समझो, स्टेटमेंट ये अच्छे समझना है क्या, चूँकि पॉइंट्स ए बी सी एंड ई आर इन सेम स्ट्रेट लाइन, एक ही स्ट्रेट लाइन पे हैं, एंड बी इज इक्वी डिस्टेंस, और बी जो है इक्वल डिस्टेंस पर है, तो ये मिड पॉइंट की कंडीशन है, याद रख लेना। वहाँ पे क्या था, सेम ही लाइन पे नहीं था, ये अलग अलग लाइन पे था, है ना, तो आप देखोगे मिड पॉइंट नहीं बन रहा था। लेकिन यहाँ बात हो गई, जब बोल दे ऐसे कि एक ही लाइन पे हों, क्लियर है, और ये डिस्टेंस सेम हो, जो बी हो, पॉइंट बी इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम बोथ जो ए और सी हो, तो हम डायरेक्ट मिड पॉइंट का फॉर्मूला ये लगा सकते हैं। आ रहे समझ में, ठीक है। तो ये वर्ड यूज करके हम स्टेटमेंट लिखना है, इतना लिखना है जो कि इसी में इन्होंने दे रखा है, ठीक है, लिखना है। और सो मिड पॉइंट ऑफ ए ई इज इक्वल टू, है ना, मिड पॉइंट ऑफ मिड, ठीक है ना, मीट करना है मिड पॉइंट ऑफ बी सी। देखो मिड मीन्स मिड, वही मिड पॉइंट बी, देखो मिड पॉइंट बी तो हमें एक इन्होंने दिया है, और ए और बी के बीच मिड पॉइंट एक हम फाइंड अप कर लेंगे, ए और बी के बीच एक मिड पॉइंट हम फाइंड अप कर लेंगे। क्लियर है, तो हम क्या करेंगे, पॉइंट ई निकाल देंगे, पॉइंट ई, क्योंकि इन्होंने देखो ये दिया है ए की वैल्यू, ये ई वाली वैल्यू हम फाइंड अप कर लेंगे। क्लियर है ना, ये ई की वैल्यू फाइंड अप कर लेंगे। तो देखो ऐसे हम, क्योंकि इन्होंने अलग से ना ये दिया है ना, जी मेरी बात समझ में आई, तो फिर हम करेंगे क्या, x1 + x2 / 2, मिड पॉइंट पता है फॉर्मूला, y1 + y2 / 2, x1 की वैल्यू देखो ये 1 हो गया, और x2 की वैल्यू a हो गया, सेम यहाँ पे y1 की वैल्यू 4 हो गया, और y2 की वैल्यू b हो गया, और 0.2 कर लिए, और ये इन्होंने दिया है, रख लेना है। दोनों का कंपेरिजन, जैसे पीछे बोले थे LHS इक्वल है तो RHS इक्वल होना पड़ेगा, LHS इक्वल है तो RHS इक्वल होना पड़ेगा, है ना, मीन्स सॉरी, इसमें मिड पॉइंट दोनों है, LHS और RHS है, तो मीन्स कहने सेंस है इसका एब्सेसा और इसका एब्सेसा इक्वल होना पड़ेगा। क्लियर है, इसका एब्सेसा और इसका एब्सेसा इक्वल होना पड़ेगा, और इसका ऑर्डिनेट और इसका ऑर्डिनेट इक्वल होना पड़ेगा। ठीक है, तो सेम वही काम है यहाँ पे, यानी ये चीज़ इसके इक्वल है, ये एब्सेस इनके इक्वल है ना, और ये ऑर्डिनेट देखो इनके इक्वल है। हमने इसको फर्दर कैलकुलेट कर लिया है, सॉल्व करोगे 2 × 2 = 4 हो गया, यानी 1 + a = 4, और सेम पहले इधर को ही हम समझा लेते हैं फिर इधर को। तो देखो a = कितना आ गया 3, है ना, हमारा a की वैल्यू यहाँ पे देखो, a की वैल्यू a और आपका 3 आ गया। अब इसको बंद कर लेते हैं, है ना, इस देखो इतना = इतना लिए थे, अब इसका मल्टीप्लाई में 3 × 2 = 6, माइनस का 6 हो गया, ये 4 इधर आ गया, है ना, तो देखो माइनस में 10 था, ये 4 इधर आ गया, तो माइनस का 10, तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो माइनस का 10, b = इतना। तो देखो हमारा ये कोऑर्डिनेट ये कितना आ गया, 3, -10। क्लियर है, अभी भी कोई डाउट होगा आप लोग, मैं भी श्योर कि आपको डाउट ही नहीं होगा, है ना, आप पूछ सकते हो, नहीं समझ में आएगा तो हम सोचेंगे 3 मिनट में समझाने की कोशिश करेंगे, जबकि 3 मिनट वाले में हमारी वाट लग जाती है। ठीक है ना, अच्छे से आपको समझ में आना चाहिए मे भी। ठीक है, चलो क्वेश्चन आपका ये क्या है, 38 है ना, इस क्वेश्चन को भी हमने सेपरेट करवा रखा है। ठीक है ना, आप देखना चाहोगे तो वहाँ से देखना और अच्छे से समझ में आएगा, लेकिन हम यहाँ पे भी उसी को हम समझाने वाले हैं। ठीक है ना, यहाँ पे भी समझ में आएगा, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, यहाँ पे अ ड्रोन इज एयरक्राफ्ट विदाउट एनी ह्यूमन पायलट एंड, मीन्स यहाँ तक कहानी में कुछ नहीं है ना, क्लियर है, यहाँ तक कहानी में आप कुछ नहीं है, आप समझ लेना। ठीक है, और बस समझने वाली बात यहाँ से है, कहा ये जा रहा है डेविड यूज्ड एडवांस हाई रेजुलेशन, ड्यूरिंग रेजुलेशन कैमरा, ठीक है, ड्यूरिंग द एक्सपेडिशंस इन फॉरेस्ट
कंडीशन इन फॉरेस्ट रीजन विच गुड फ्लाई अप, है ना, 100 मीटर हाइट एबव लेवल। मेन इंपॉर्टेंट बात ये है कि इसकी जो मैक्सिमम हाइट है कितना है, 100 मीटर। ये वर्ड ध्यान रखना, इसी में आगे चल करके इसी का काम है, 100 मीटर। बस इतना हमें इसमें इतने काम की ज़रूरत यही थी। क्लियर है, ये इंपॉर्टेंट था। अब बात समझते हैं आगे हम लोग, अब बात समझते हैं यहाँ पर, ठीक है। हमें बस ये वर्ड इंपॉर्टेंट था कि जो ये मैक्सिमम कितना उड़ा सकता है अपने ड्रोन, मैक्सिमम हाइट कितनी है, तो 100 मीटर है। क्लियर है। अब चलो नेक्स्ट समझते हैं। इसका भी थोड़ा सा रोल है, इनिशियल पोजीशन वर्ड भी, तो जो कि हम लोग यूज़ होगा तो आगे बताएंगे, ठीक है ना। इसका भी वर्ड है यूज, जैसे वो है ना, डेविड रोड, है ना, ऑन एन अपॉन जीप टू डीपर इनटू फॉरेस्ट, है ना, द इनिशियल पोजीशन ड्रोन विथ रिस्पेक्ट टू, है ना, ओपन जीप ऑन विच डेविड वाज राइडिंग इनसो दिया है, तो आगे इसका इनिशियल वर्ड का यूज है, तो जिसको हम लोग करेंगे। लेकिन अब यहाँ समझते हैं डायरेक्ट, यहाँ से मेन क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट है, ठीक है। डेविड से जीप स्टार्टेड मूविंग टू इंटर द फॉरेस्ट। डेविड की जीप जो है फॉरेस्ट में एंट्री करती है इतने मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, ठीक है। ही सिमिल्टेनियसली स्टार्टेड फ्लाइंग द ड्रोन इन द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ द जीप, ठीक है। सेम ही डायरेक्शन, जिधर ड्रोन जा रहा है उधर भी अपने जीप को भी लेकर के ये जा रहे हैं। क्लियर है। तो अब इसमें क्वेश्चन नंबर 1, देखो इतनी कहानी है केवल, बस यहाँ काम की चीज़ यहाँ से, और ये 100 मीटर वाला। अब यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट है, ठीक है ना। देखो, डेविड रीच नियर ऑफ टॉलेस्ट ट्री इन द फॉरेस्ट, ही स्टॉप द ड्रोन, है ना, उसने अपना ड्रोन स्टॉप कर दिया, और हॉरिजेंटल डिस्टेंस, है ना, फ्रॉम द टॉप ऑफ ट्री, एक ट्री पड़ता है और उसके बीच की हॉरिजेंटल, ये वाली डिस्टेंस हमने फिगर बना रखा है, अभी दिखाएंगे, ठीक है ना। हॉरिजेंटल डिस्टेंस इतना गिवन है ना, फ्रॉम द टॉप ऑफ ट्री, ध्यान रखना, हॉरिजेंटल डिस्टेंस फ्रॉम द टॉप ऑफ ट्री एंड वर्टिकल डिस्टेंस इतना मीटर। चलो इसको पहले समझ लेते हैं। आप मैक्सिमम समझना, वर्टिकल डिस्टेंस, है ना, इतने मीटर, ये मैक्सिमम क्या है, बेलो रेंज, याद रखना, ये वर्ड समझने वाली बात है। अब इसको हम फिगर बनाए हैं, समझाते हैं पहले। देखो इन्होंने यहाँ पे ऐसे दे रखा है, जैसे कि अगर हम बात करें, हमने जो वर्ड बोला था मैक्सिमम की, हमने वर्ड बोला था, देखो ड्रोन की मैक्सिमम हाइट कितना है, 100 मीटर, राइट करना है, मेन इंपॉर्टेंट है ना। और ड्रोन की स्पीड इतना है, जो गिवन पहला इन्फॉर्मेशन था कर लिए। सेकेंड में है क्या, है ना, मैक्सिमम हाइट ऑफ ड्रोन इज mn, जो कि इतना, वही चीज़ है, हमने राइट किया। अब क्वेश्चन करना स्टार्ट करें। फर्स्ट, द वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ ड्रोन, है ना, टॉप। मेन बात ये समझना है, वर्टिकल डिस्टेंस, देखो वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ ड्रोन, है ना, टॉप फ्रॉम, है ना, मैक्सिमम हाइट, यानी ड्रोन की मैक्सिमम हाइट कितना है, यहाँ तक है ना, और यहाँ से इसकी ट्री के टॉप तक का ये डिस्टेंस 65 है। बच्चे इससे निकालने के लिए यहाँ नीचे से, यही बात गलती हो रही है, मेरी बात समझना और समझो। हम थोड़ा फिगर को दिखाते हैं, फिगर को आप फिगर बच्चे देखेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, भाई इन्होंने बोला है द फिगर इज़ नॉट एन स्केल, फिगर जो है स्केल्ड नहीं है, इसको आप नहीं समझोगे कि ड्रोन, इसको खींच के और बड़ा करो, इसको खींच करके बड़ा कर लो, मेरी बात समझना, है ना। ये ड्रोन ये स्केल्ड नहीं है, मीन्स मैक्सिमम हाइट इतना है, और ड्रोन जो आकर के स्टॉप हो गई यहाँ पर, ड्रोन स्टॉप हो गई यहाँ पे, तो मैक्सिमम हाइट से ड्रोन ये स्टॉप हुई यहाँ ना, कितने नीचे आकर के रुकी है, कितने पे, बताओ, 65 मीटर की हाइट पर। मेरी बात क्लियर, यानी ड्रोन ये रुका हुआ दिखा रहा है, इसके मैक्सिमम हाइट कहीं और थी, ऐसे मैक्सिमम हाइट और ऊपर थी, यानी 100। क्लियर है, जो कि हमने यहाँ पे लिखा है, क्लियर है, देखना अच्छे से, ये बात क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो हो गया। अब समझना है यहाँ पे ये हाइट आपको, और इन्होंने देखो ये इन्होंने दे रखा है यहाँ पे द एंगल ऑफ, और हॉरिजेंटल वाले में नहीं समझना, परेशानी होना है। हॉरिजेंटल डिस्टेंस ये है जी, ये जो हॉरिजेंटल डिस्टेंस है ना, ये हॉरिजेंटल डिस्टेंस 5√3 है, इसमें आप लोग को डाउट नहीं होना चाहिए। डाउट तो बच्चों को इसमें है ना, इस वाले में प्रॉब्लम है, ठीक है। अब देखो ट्री वाज एंगल बना रहे इतना, हम ये डिस्टेंस को मान लेंगे कितना, h हो गया, क्लियर है। हम इस डिस्टेंस को हम h ले लेंगे। अब यहाँ से हम h निकाल सकते हैं, है ना, h निकाल सकते हैं, यानी tan 30 यूज़ करके, देखो tan 30 = ये h निकाल लेंगे। अभी समझना क्यों इसको निकाल रहे हैं, है ना। ये हमारा आ गया, फाइंड आउट हो गया कितना, 5 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक ये 5 सेंटीमीटर हो गया, क्लियर है। अब हाइट देखो, इन्होंने पूछा है इस जो ट्री है ना, ट्री की हाइट पूछा है, तो कोई बात नहीं, ये 65 है, और ये कितना है जी, ये यहाँ से यहाँ तक ये 65 है। अब ये डिस्टेंस बता दो, कितना ऐड कर लो, कितना, 5 हो गया ना, ये डिस्टेंस कितना हो गया, 5 हो गया ना, तो 65 और 5 70 हो गया, तो ट्री की हाइट कितना हो जाएगा, यही तो ट्री की हाइट है, माइनस कर लो 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर देखो हमने किया है, बच्चों वाला काम है, ये तो बच्चों वाला काम है, ईजी है ना। अभी डाउट हो क्या कुछ, में भी डाउट नहीं होगा, ईजी है, बट डाउट सबको यही वाली चीज़ में, ये नीचे से स्टार्ट करते रहे लोग, है ना, नीचे से, ठीक है। हमने भी बहुत वीडियो देखा, नीचे से स्टार्ट कर रहे लोग, तो हो सकता है भाई सबका अपना अपना क्राइटेरिया, लेकिन जिन्होंने जैसे बोला हमने वैसे काम किया है, ठीक है। चलो ठीक, अब पढ़ते हैं नेक्स्ट, इन्होंने पार्ट क्या बोला है इसका। नेक्स्ट पार्ट तो सब इजी है, कर लोगे, इसी में ज़्यादा डाउट है बच्चों को। अब नेक्स्ट समझते हैं फिर भी।
चलिए अब इस वाले पार्ट को समझते हैं, इस वाले पार्ट को। अच्छा क्वेश्चन ये है, ठीक है। और हमने फिगर पहले ही बोले हैं कि करवा रखे हैं, ठीक है। इसको समझते हैं। द ड्रोन वाज फ्लाइंग, है ना, एट हाइट इतने मीटर। जो ड्रोन है ना, कांस्टेंट स्पीड हॉरिजेंटल। जो ड्रोन है कोई हाइट पे, ध्यान रखना, अभी अच्छे से समझना है इसको। अब इस ड्रोन को जो है यानी इतने मीटर, इतने हाइट पर उड़ाया जा रहा था कॉन्स्टेंटली स्पीड से। जैसे ये ड्रोन, ये यहाँ से यहाँ तक की हाइट कितना है, देखो ये 30 कितना है, 30√3, ठीक है ना। इतने हाइट पे अगर हम बात करें, देखो ये हाइट है ना इतनी, यहाँ से ऐसे ऊपर ऐसे जा रहा था, ऐसे जा रहा था, ऐसे जा रहा था, ठीक है ना। ठीक है, तो एक अब समझना इसके आगे, है ना, है क्या, डिक्टेशन। व्हेन इट स्टॉपेड, और जैसे कि ड्रोन यहाँ पे ड्रोन है, ड्रोन हमारा स्टॉप हुआ, ये ड्रोन है स्टॉप हुआ, ठीक है। यहाँ ड्रोन जैसे स्टॉप हुआ, है ना, ड्रोन स्टॉप्ड जेब्रा नियर अ पॉन्ड राइट बिलो द ड्रोन। अब अपने नीचे देखता है तो उसको एक जेब्रा दिखाई पड़ता है, क्लियर है, जेब्रा दिखाई पड़ता है। और वो जो है इसके डिस्टेंस से नीचे ग्राउंड वाले इस वाले से कितने डिस्टेंस पर है, तो देखो ये 30, है ना, 30 मीटर की डिस्टेंस है। जैसे ये स्टॉपेड है इस वाले पोजीशन से, ये देखना है ये कितने पर है, ये देखो ये 30 इस वाले डिस्टेंस है, इसको से नहीं, ये कितना है। और मेरी बात समझना, ये है, ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है, क्लियर है ना, ये है ना कि ये समझ लेना। तो यहाँ से ये डिस्टेंस इन्होंने दिया है 30 मीटर, है ना। दियर द एंड कोड जेब्रा इन सेम प्लेस एट द इधर देखो एट द डिप्रेशन ऑफ एंगल थीटा। यानी अब यहाँ का एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ से जेब्रा देखता है, ऐसे देख रहा है ना, तो कितना थीटा बनता है। तो इसको अगर हम बनाना चाहें फिगर को, तो ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल थीटा होना पड़ेगा, क्योंकि ये देखो सीधा जा रहा है ना, सीधा, और ये ग्राउंड है, तो ये दो लाइन पैरेलल, देखो BC पैरेलल AB, BC पैरेलल AB और AC इज ट्रांसवर्सल, तो ये और ये पैरेलल मीन्स ये थीटा होना पड़ेगा, ठीक है, क्लियर है ना। अब देखो इन्होंने क्या पूछा है, बोला है क्या, ड्रा अ डायग्राम टू रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एंड फाइंड थीटा। एक डायग्राम बनाओ और थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। तो थीटा इक्वल टू निकाल लो, थीटा इक्वल टू निकाल लो। तो थीटा इक्वल टू, आप जो भी डाटा है यहाँ पे आपको राइट कर लेना है। यानी देखो BC इक्वल टू AD, वही चीज़ BC इक्वल टू AD, है ना, इक्वल टू 30 मीटर। एंड देखो यहाँ पे AB इक्वल टू, क्लियर है, AB इक्वल टू ये AB इक्वल टू 30, क्योंकि ये भी तो है ना, क्लियर है ना, 30 मीन्स ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम ही है ना, कितना है 30√3 यहाँ पे। और tan थीटा यूज कर दो, tan थीटा इक्वल टू यूज कर दो परपेंडिकुलर अपान बेस, परपेंडिकुलर अपान बेस, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर ये बेस, है ना, तो यूज कर दो 30√3। और tan में √3 की वैल्यू कितनी होती है, 60 की वैल्यू। तो थीटा की वैल्यू हमारी आ गई कितना, 60 डिग्री, क्लियर है, थीटा की वैल्यू 60 डिग्री आ गया। अब चलो इसका नेक्स्ट पार्ट हम लोग समझते हैं क्या है। अब ये क्वेश्चन और मज़ेदार है, इसको अच्छे से समझना है क्या। आफ्टर 2 मिनट आप स्टार्टिंग एक्सपेंडिशन बोथ ड्रोन एंड जीप स्टॉप द सेम मोमेंट। तो पहले ये बात समझते हैं, बात अगर हम करें तो 2 मिनट पहले ये ड्रोन देखो और जीप भी, ये देखो ड्रोन यहाँ थी और ये जीप क्या थी यहाँ, कहोगे ये कैसे बता सकते हो, हाँ बता सकते हैं। देखो इन्होंने बोला है आफ्टर 2 मिनट स्टार्टिंग टाइम, हमने पढ़ाते समय क्वेश्चन को बोला था, ये स्टार्टिंग टाइम को ध्यान देना है आपको। हमने पढ़ाते समय बोला था, ये देखो जो ये दोनों साहब लोग स्टार्ट किए थे, तो देखो जीप भी और ड्रोन भी एक ही पोजीशन पे थी ना। देखो इनिशियल पोजीशन, देखो जीप भी की भी डिस्टेंस और ये ड्रोन की भी डिस्टेंस एक ही प्लेस पर है ना, क्लियर है मेरी बात। अब यहाँ पे आप समझोगे क्वेश्चन में, तो ये 2 मिनट के बाद, ये वाली 2 मिनट के बाद यहाँ पे जीप की पोजीशन और ड्रोन की पोजीशन यहीं पे थी, है ना। तो लेकिन 2 मिनट की बात जब हुई तो जीप यहाँ पे है और ड्रोन देखो यहाँ पे है। तो ये आपका क्लियर, इतना बात तो समझ में आया होगा, है ना, इतना बात समझ में आया होगा, ठीक है। यानी ड्रोन कैप्चर कुछ इमेज कैप्चर करता है ना, द पोजीशन ऑफ ड्रोन एंड जीप स्टॉप्ड एंड सो। और इन्होंने बोला है पोजीशन ऑफ ड्रोन और जीप स्टॉप, ये देखो जीप और ड्रोन, लेकिन इनिशियल तो यहाँ पे थी, इनिशियल पे ड्रोन भी यहाँ पे था, ड्रोन यहाँ पे था और जीप यहाँ पे था, फिगर में अभी दिखाए हम, है ना। अब ये बोले हैं फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ ड्रोन इन मीटर पर सेकेंड, है ना, अप टू 2 डेसिमल। अब इनका एवरेज स्पीड फाइंड अप करो। तो ये पहले बात समझना है, इसमें एक और वर्ड और वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पहले समझना है यहाँ से यहाँ तक आने में, ये पहले डिस्टेंस हम निकालेंगे, ये डिस्टेंस प्लस, ध्यान देना, ये डिस्टेंस, ठीक है, प्लस ये डिस्टेंस निकाल करके फिर हम क्या करेंगे, हम एवरेज स्पीड निकालेंगे। तो पहले समझेंगे यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस कितना चला ये, है ना। तो इसके लिए देखो अभी पीछे आना है, देखो इन्होंने बोला था, समझना, जो जीप की स्पीड कितनी थी 10 मीटर पर सेकेंड, मेरी बात क्लियर है, 10 मीटर पर सेकेंड। तो समझो अब इधर जीप की स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड थी, है ना, तो 10 राइट कर लिए और 2 मिनट इन्होंने चला यहाँ पे ना, समझना ये बात क्लियर होगा, यहाँ पे देखो 2 मिनट चला ना, तो ये टाइम हो गया और ये क्या हो गया, स्पीड हो गया, ये स्पीड हो गया, ये टाइम हो गया। अब आपको फॉर्मूला पता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, स्पीड होगा ना, तो देखो ये क्या है, स्पीड मल्टीप्लाई
सॉरी डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम होगा। तो देखो ये क्या है, आपका स्पीड है और ये आपका स्पीड है और ये आपका टाइम, चूंकि मिनट में है हमें सेकेंड में फाइंड अप करना है ना। तो इस मिनट को 60 से मल्टीप्लाई कर दो सेकेंड हो गया, और इसको फर्दर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना, इतना मल्टीप्लाई 1200 मीटर। क्लियर है, मीन्स यहाँ से यहाँ तक देखो 1200 मीटर है। ये बहुत कॉन्सेप्चुअल पार्ट है, ध्यान समझना है ना। 1200 मीटर हो गया। अब रही बात यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आप इजीली निकाल सकते हो, फिगर में इन्होंने दिया है, देखो ये फिगर ही बना दिए हैं इन्होंने, है ना। तो हम आप आते हैं यहाँ पे, देखो ये 10 ये 60 डिग्री है और ये इतना, तो tan 60 इजकल टू परपेंडिकुलर अपान, ये यूज़ करके निकाल सकते हैं। ये तो हमने निकाल दिया है ना, tan 60 इजकल टू परपेंडिकुलर अपान बेस करोगे, ये बेस करोगे तो आपका देखो tan 60 इजकल टू है ना, ये देखो 50 √3 अपान AB। तो देखो ये आपका आ गया, इधर √3 आया ना, इधर √3 से √3 कैंसिल, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई AB इजकल टू 50, ये डिस्टेंस 50, मेरे कहने से ये डिस्टेंस 50 मीटर। अब टोटल डिस्टेंस कितना हो गया जी, इतना 1200 + 50। क्लियर है, अब टोटल डिस्टेंस कितना हो गया जी, देखो अब यहाँ पे वही चीज़ है 1200 + 50। क्लियर है ना, तो यानी 1250। क्लियर है ना, कोई डाउट है अभी इसमें? क्लियर है। अब देखो टोटल हमारा 1250 मीटर हो गया। अब एवरेज स्पीड निकाल दो तो कितना है, यानी 1200, देखो 1250 अपान ये 2 मिनट है। क्लियर है, देखो इनकी स्पीड कितनी है यहाँ पे, 2 मिनट है ना। अब 2 मिनट के रेट से निकालना है, तो 2 मिनट, क्लियर है, क्योंकि टाइम आपका मिनट में है ना, टाइम मिनट में है तो इसको सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे, तो 60 से डिवाइड कर देंगे ना, तो मीटर पर सेकेंड। अब इसको इतना आ गया, 0 से 0 कैंसिल, 12 हो गया, यानी 10.416 क्या होगा मीटर पर सेकेंड, आपका स्पीड, एवरेज स्पीड हो गई। मेरी बात समझ में आ रहा होगा? क्लियर है। अब इसका नेक्स्ट पार्ट समझते हैं। अब आप देखिए इस फिगर में क्या है, यहाँ पे देखो एट सम पॉइंट, ठीक है, ड्यूरिंग द एक्सपेडिशन डेविड केप्ट ड्रोन स्टेशनरी फॉर सम टाइम्स, ठीक है, कैप्चर द इमेज ऑफ टाइगर, ठीक है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम ड्रोन टाइगर चेंज 30 to 45 इन 30 to 45, ध्यान देना है 30 to 45, 3 सेकेंड डाउन, है ना। यानी जैसे कि अगर हम बात करें कि इन्होंने पहली बार ये नहीं था, है ना, समझना, तो 30 डिग्री पे ये देखा टाइगर को, तो टाइगर यहाँ पे था, है ना। कुछ देर बाद टाइगर आगे जाएगा ना जी, आगे आया तो इन्होंने देखा यहाँ से ये जो एंगल बना कितना, 45 डिग्री पे यहाँ ये एंगल बना। क्लियर है, ये कनेक्शन से। और इसकी टाइगर की स्पीड कितनी थी, देखो ये 3 सेकेंड में, ये इतनी दूरी यहाँ से यहाँ तक ये 3 सेकेंड में आया। 3 है ना, कोई डाउट तो है नहीं इसमें, देखो कितना 3 सेकेंड में आया। अब पूछा है इन्होंने क्या, है ना, और देखो ये बोला नहीं कि ना स्केल्ड कितना है, हमने बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसमें है क्या, व्हाट वाज द एवरेज स्पीड, है ना, ऑफ द टाइगर ड्यूरिंग द टाइम। तो बताओ इस देखो 3 सेकेंड में यहाँ से यहाँ तक आया ना, तो इस टाइगर की स्पीड बताओ। तो अगर हम बात करें यहाँ से यहाँ तक आने में टाइम तो पता चल गया, लेकिन यहाँ से यहाँ तक हमें डिस्टेंस पता चलेगा तब तो इसका हम स्पीड निकाल पाएंगे कि टाइगर कौन सी स्पीड से भाग रहा है। ये डिस्टेंस पता करेंगे तब ना। तो चलो इसके लिए हम यूज़ करते हैं क्या, देखो हमने इसको सॉल्व किया है ना, ऐसे। तो कहेंगे क्या, यहाँ से यहाँ तक पहले जो डिस्टेंस थी x थी, और यहाँ से यहाँ तक पूरा डिस्टेंस कितना हो गया y। अब कहेंगे क्या, देखो इस पूरे वाले डिस्टेंस में से ये वाली डिस्टेंस माइनस कर देंगे तो ये चीज़ आ ही जाएगा, पूरी वाले डिस्टेंस में से ये वाली डिस्टेंस माइनस कर देंगे ये वाला आ ही जाएगा, है ना। क्यों हमने इसको लिया, क्योंकि देखो इस वाले पार्ट में यूज़ करेंगे, तो देखो इस वाले पार्ट में यूज़ करेंगे तो देखो ये x है और ये वाला पार्ट हमें गिवन ही है ना। देखो इन्होंने फिगर में दिया है जो हाइट कितना है 54√3 है, तो यहाँ से हम यूज़ कर सकते हैं, देखो ऐसे, है ना, ऐसे यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें यूज़ करेंगे तो tan 30 इसके फ्रंट का ये हो गया, देखो tan 30 तो ये हो गया परपेंडिकुलर और ये बेस हो गया, है ना। तो tan 30 इक्वल टू यानी कितना, ये x अपान ये वाला 54√3, ये सॉल्व करेंगे तो देखो √3 से √3 कैंसिल हो गया, √3 से √3 कैंसिल और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इक्वल टू 54। मेरी बात समझ में आया, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितना आ गया, 54। क्लियर है, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना आ गया, 54 आ गया। अब आपको हम ये डिस्टेंस निकालते हैं और ये माइनस कर लेंगे। अब देखो यहाँ से यहाँ तक पूरा एंगल कितना 45 बन रहा था, तो tan अब पूरा यूज़ करना है क्या, ऐसे tan ये आपका परपेंडिकुलर पूरा y परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो क्या tan 45 इक्वल टू, है ना, हम पूरी बात करें तो ये अब ऐसे रहेगा, देखो ये ऐसे रहेगा, ये पूरा है ना, पूरा आपका y है और ये पूरा 45 है ना, CAB। क्लियर है, और ये आपका वो गिवन ही है, ये वाला 45 रूट कितना 3। तो अब देखो वही काम हमने किया है, tan 45 डिग्री इक्वल टू इसके सामने परपेंडिकुलर, है ना, तो AB देखो समझना है, AB यानी AB अपान AC बेस, y अपान AB आपका y है और ये आपका इतना है ना, परपेंडिकुलर चीज़ की बेस आपका इतना है ना। अब सॉल्व कर लो, tan 45 की वैल्यू 1 होती है। अब इसको फर्दर हम सॉल्व करेंगे तो देखो y इक्वल टू 50√3 आया, y इक्वल टू 50√3 आया, है ना। तो अब समझना, एक y इक्वल टू इतना और x इक्वल टू इतना, हमने बोला था ना कि यहाँ से यहाँ तक जब डिस्टेंस आ जाएगा तो ये फाइंड आउट ही कर लोगे। अब BD इक्वल टू कितना हो जाएगा, BD था नहीं, मिस्टेक किया है ना, हाँ मिस्टेक किया है, BD लेना है जी यहाँ पे, BD है ना,
BD लेना है, ये आपका BD होगा। क्लियर है? थोड़ी थोड़ी देखो मिस्टेक हो गया, हो ही जाता है। पिछले लेक्चर में भी हमने कराया है, तो हमने देखो AD लग रहा है, हमने कर दिया है, हमसे थोड़ा सॉरी गलती हो गई। ठीक है, उसमें कुछ इसमें है नहीं, जो कि हमें इतना रखना था। ठीक है, ठीक है। तो देखो हमने चूँकि हमें BD रखना था, हमने AD रख लिया था, और कोई दिक्कत नहीं, आंसर गलत नहीं आएगा। हमने थोड़ा सा ये एज्यूम्शन गलत कर दिया, ये जो नंबरिंग, ठीक है ना। तो यहाँ से आपका देखो ये BD इक्वल टू, ठीक है, BD इक्वल टू क्या हो जाएगा, y माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, y माइनस एक्स हो जाएगा, ये देखो पूरा माइनस। तो y की वैल्यू देखो आपने इतना फाइंड अप किया है, तो y इतना माइनस 54 कर लो, इसको सॉल्व कर लेना है ना। सॉल्व करोगे आप तो इतना आएगा। यानी अब देखो ये डिस्टेंस, ये जो छोटी वाली डिस्टेंस है, ये कितना आ गया, कितना आ गया, देखो इतना 39 है ना, 0.42 है ना मीटर आ गया। और यहाँ से यहाँ तक में टाइम कितना लगा था, ये D हो गया पता, और ये टाइम कितना लगा था, 3 सेकेंड लगा था ना। अब आप स्पीड नहीं निकालोगे कि टाइगर यहाँ से यहाँ तक किस स्पीड से आया, है ना, हो गया ना। अब स्पीड निकाल लो, तो देखो नाउ एवरेज स्पीड ऑफ टाइगर इक्वल टू 3942/3, और इसको डिवाइड कर देना है, तो इतना आ जाएगा। यानी 13.14 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से यहाँ से यहाँ तक टाइगर है। ठीक है, आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो फिर से कमेंट कीजिएगा, हम इसे समझाने की कोशिश करेंगे। और हाँ, पिछले वीडियो में हमने, इसके लिए सॉरी, यहाँ पे हमने देखो A B की जगह पे हमने A रख दिया है था, तो इसके लिए हो जाती है थोड़ी बहुत मिस्टेक। ठीक है, चलो।